Hello, my dear students. Welcome back in Fundamentals of Physical Geography. And we will continue our chapter Solar Radiation, Heat Balance and Temperature. And beta, we have discussed about the solar radiation and heat balance. मतलब हम सौर विकिरण और ऊष्मा संतुलन के बारे में बात कर चुके थे in our previous lectures. In this lecture बेटा we will discuss about the temperature. अब हम बात करेंगे किसकी, तापमान की, कि टेम्परेचर या फिर तापमान जिसे आप कह रहे हैं वो क्या है. तो द इंटरेक्शन ऑफ इंसुलेशन विद द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस क्रिएट्स हीट विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. मतलब ये कह सकते हो कि ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी जो है, ठीक है ना, उसी का माप है वो आपका तापमान है. हालांकि हमें लगता है इंसुलेशन और टेम्परेचर है दोनों सेम है, परंतु बेटा इनमें डिफरेंस है, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंसुलेशन पर, सूर्यताप पर. कि अगर सूर्यताप ज़्यादा है तो हमें लगता है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर सूर्यताप कम प्राप्त होता है, कम रिसीव करती है अर्थ, तो इसका मतलब तापमान है वो कम होगा. सो इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज और फ़ारेनहाइट, कि इसे डिग्री या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है. ठीक, अब हमें देखने क्या उन फैक्टर्स को, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर को. देखो तापमान का हमें ऐसे पता चलता है कि एक बहुत मतलब गर्म जो है वो दूध का ग्लास रखा हुआ है, मतलब हॉट मिल्क, ठीक है, और एक जो ग्लास है उसके अंदर बहुत ठंडा रखा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें आइस डली हुई है. आप जैसे ही गर्म ग्लास को एकदम से छूते हो तो लगता है ओह कितना गर्म है. ऐसे ही जब आप ठंडे को छूते हुए टच करते हैं तो हमें ऐसा लगता है ठंडा है, ठीक है. तो ये हमें कैसे पता चल रहा है वो इतना गर्म और वो इतना ठंडा है, ये किसके, उसके तापमान से, टेम्परेचर से, ठीक है ना. एक में टेम्परेचर है वो ज़्यादा है जो आपका गर्म है, ठीक है ना, हॉट मिल्क जो है, ग्लास ऑफ हॉट मिल्क, और दूसरी तरफ आपका जो ठंडा है, पानी है या आपका जूस है या फिर आपका दूध भी है, जो भी है वो आप दूसरा जो है उसमें आपका क्या टेम्परेचर है वो बहुत कम है. इसलिए हमें क्या वो पता चल रहा है, इसलिए हम इसका जो मेज़रमेंट करते हैं वो भी क्या डिग्रीज में या फ़ारेनहाइट में करते हैं. अब हमें देखना है कि किसी भी स्थान का जो तापमान है उसको कौन से कारक नियंत्रित करते हैं, मतलब फैक्टर्स कंट्रोलिंग द टेम्परेचर. तो बेटे देर आर सो मैनी. फर्स्ट देखिए लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अक्षांश अथवा भूमध्य रेखा से दूरी, ठीक है. भूमध्य रेखा आपकी इक्वेटर होगी, तो इक्वेटर से आप ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थवार्ड्स या फिर यू गो टू साउथवार्ड्स, कि आप ऊपर जाते हो या फिर आप नीचे की तरफ जाते हो, तो लैटिट्यूड्स हैं वो बढ़ रहे हैं ना, 0 डिग्री इक्वेटर, और इक्वेटर से हम ऊपर जा रहे हैं तो वो बढ़ते जा रहे हैं. तो बेटे लैटिट्यूड्स के बढ़ने से मतलब अक्षांशों के बढ़ने से टेम्परेचर या तापमान पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, ये हम करेंगे. नेक्स्ट है आपका एल्टीट्यूड और हाइट अबव सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई, कि समुद्र से जितना आप ऊंचा जाते हो, मतलब एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर, ठीक है, कि आप शिमला जा रहे हो या मनाली जा रहे हो या फिर आप इसी प्रकार से जो आपके ऊंचाई पर है उन स्थानों पर जा रहे हो, एवरेज जा रहे हो, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा. नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी, वो तो था आपका सी लेवल से एल्टीट्यूड ऊंचाई पर, और डिस्टेंस फ्रॉम सी हो जाएगा आपका समुद्र से दूर, जैसे मुंबई से आप दिल्ली आ रहे हो, ठीक है, तो ये आपका क्या डिस्टेंस हो जाएगा, तो उससे टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होगा, मतलब तापमान कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम रहेगा. एयर मासेस एंड ओशन करेंट्स, वायु राशियाँ और समुद्री धाराएं, इनका भी इफेक्ट पड़ता है क्या टेम्परेचर पर, ये भी हम करेंगे. नेक्स्ट बेटा एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप, भूमि का ढाल किस तरफ है, ये हम पहले भी कर चुके हैं. नेचर ऑफ लैंड सरफेस, भूतल का स्वभाव किस प्रकार का है वहाँ पर, लैंड एरिया जो है वो, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर वनस्पति ज़्यादा है या फिर उस स्थान के ऊपर आपके सोइल के ऊपर या इनके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है. नेक्स्ट है क्लाउड्स एंड रेनफॉल, मेघ तथा वर्षा, कि बादलों का भी टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या रेनफॉल का भी पड़ता है, ठीक है. ये सारे आपके क्या फैक्टर्स हैं. अब हम क्या करेंगे बेटे वन बाय वन, ठीक है ना, इनको डिस्क्राइब करेंगे. ओके लेट्स गो अहेड. नाउ कम टू द फर्स्ट फैक्टर बेटा, लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अक्षांश या जिसे हम कह रहे हैं भूमध्य रेखा से दूरी, ठीक है ना, आप इक्वेटर से दूर जा रहे हो, नॉर्थ वार्ड्स या साउथ वार्ड्स, तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट आ रहा है. एंड बेटा यू नो वेल दैट सन रेज आर वर्टिकल एट द इक्वेटर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना. एज अ रिजल्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंसोलेशन इज रिसीव्ड देयर, मतलब इस स्थान पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, और अगर अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा तो इट मीन्स टेम्परेचर भी इन स्थानों पर ज़्यादा होगा, ठीक है ना. द प्लेसेस दैट आर लोकेटेड एट द इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के पास उस पर जो स्थान स्थित है, ठीक है, उन स्थानों पर तापमान अधिक रहेगा क्योंकि सूर्यताप अधिक प्राप्त हो रहा है. लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर जाते हो, ठीक है ना, मतलब इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड्स द
पोल्स एंड क्वांटिटी ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली। धीरे धीरे घटता चला जाता है जब हम नॉर्थवार्ड या साउथवार्ड जाते हैं। तो इसका मतलब स्लांटिंग हो गई है, तिरछी किरणें हैं, तो फिर तापमान है वो कम होगा क्योंकि सूर्यताप कम प्राप्त हो रहा है। और बेटा और भी आगे अगर हम जाते हैं, ठीक है ना, पोलर एरियाज़ पर, ध्रुवों पर जाते हैं तो तापमान है वो और भी कम हो जाता है, ठीक है ना। हिमांक जो है उससे भी नीचे गिर जाता है, मतलब वहाँ पर क्या है, बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। तो जो आपके पोल्स हैं रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एंड दीज आर ऑलवेज स्नो कवर्ड। तो यहाँ पर क्या है, देयर आर सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू लैटिट्यूड्स। अक्षांशों के साथ साथ यहाँ मतलब अक्षांश जो है उन सब के ऊपर भी टेम्परेचर जो है उसमें वेरिएशन है, भिन्नता आती है। देखो जैसे आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ही अच्छे मार्क्स, ठीक है, आप कम पढ़ोगे उतने ही कम मार्क्स, और बेटा बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो आप बर्फ़ की तरह जम गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है कि जो इक्वेटर है उस पर डायरेक्ट रेज आ रही है, ठीक है ना। आप जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही आपका माइंड है वो चलेगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर भी वही है कि डायरेक्ट रेज आ रही है, इसका मतलब उस स्थान के ऊपर टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। जैसे ही वो स्लांटिंग हो गई है तो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, मतलब आपका ध्यान ऊपर चले जाते हैं अगर हम पोलर एरियाज पर, तो वहाँ थोड़े कम है। इट मीन्स वहाँ पर क्या आपका हिमांक है क्योंकि वो स्नो कवर्ड एरियाज हैं, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट आपका आता है, ठीक। अब देखिए इसके साथ साथ एक और रीज़न भी है कि अर्थ जो है वो इलिप्टिकल, हमने पहले भी किया था, इलिप्टिकल पाथ में घूमती है ना अराउंड द सन, ठीक है ना। रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस इन अ ईयर, साल में एक बार, इन एन इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड द प्लेन ऑफ इलिप्टिक। एट द सेम टाइम द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस बेटा इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटों में अपना वो एक चक्कर अपनी धुरी पर पूरा करती है और सूर्य के चारों तरफ वो एक चक्कर पूरे एक वर्ष के अंदर करती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, पूरे एक साल के अंदर उसने एक चक्कर लगाया अराउंड, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, और वो अपनी मतलब जैसे डे और नाइट बन रहे हैं अपने एक्सिस पर जब घूम रही है तो वो 24 आवर्स मतलब एक दिन में कर रही है, हम जैसे दिन रात कह रहे हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी या जो अर्थ है बेटा वो उसके खुद के एक्सिस पर भी टिल्टेड है, ठीक है ना, झुकी हुई है 66 डिग्री 30 मिनट फ्रॉम द प्लेन। ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस द एंगल ऑफ द सन रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस वेरीज फ्रॉम वर्टिकल ऑन द इक्वेटर एंड बेटा टू मोर एंड मोर स्लांटिंग एज वन मूव्स टुवर्ड्स द पोल। कि आप ये कहोगे कि पोल्स के ऊपर है वो स्लांटिंग रेज क्यों है, क्योंकि उसके झुके होने के कारण, ठीक है। हम इसको और अच्छी तरह पढ़ेंगे कैसे, इस आपके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखते हैं बेटा। इसे हम कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके बेटा जी, कंसंट्रेट इन द डायग्राम, ठीक। हमने अभी भी किया था कि अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन वंस राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है ना, वो अपने अंडाकार पथ में सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। तो हम यही देख रहे हैं कि ये वेस्ट वेस्ट है, वो अर्थ है वो घूम रही है, सेंटर में आपका सन और पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। ये जो आपका रिवोल्यूशन है, इस रिवोल्यूशन में ही हमें यहाँ सीजन्स को देखना है। तो सबसे पहले आप 21 जून सोल्स्टिस पर आ जाइए, 21 जून पर। 21 जून के दिन बेटा आपका जो सन है इसकी डायरेक्ट रेज जो है वो आपकी आती है किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य ठीक ऊपर चमकता है, ठीक है ना, वर्टिकल। और उत्तरी गोलार्ध मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। एक चीज़ और जहन में रखिए बेटा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो है इन दोनों में उल्टा रखना आपको, कि अगर हम ये कहेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर समर्स हैं मतलब गर्मियाँ हैं, तो आपके साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर बेटा आपके विंटर्स होंगी, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए इसके साथ कि इंडिया जो है वो कहाँ पर है, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध में है। तो आप ऐसे रखिए कि आपके यहाँ जब गर्मियाँ होती है तो इसका मतलब उस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगी, सर्दियाँ होंगी, ठीक है। अब 21 जून की हम बात करें, इट मीन्स ये क्या है, ग्रीष्म ऋतु होगी ना, आपकी समर्स हैं। तो हम समर्स की बात करें तो 21 जून को सूर्य जो है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर, ठीक है, उसमें है। तो यहाँ सबसे लंबा दिन होता है। अगर यहाँ ये सबसे लंबा दिन है तो उल्टा कर दीजिए, इसका मतलब यही 21 जून जो है, 21 जून जो है ये साउदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा बेटा, सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है ना। मतलब सबसे लंबा नॉर्दर्न में तो साउदर्न में सबसे छोटा, उल्टा, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ठीक है, बिल्कुल ऊपर देखिए सन के 21 मार्च और बिल्कुल नीचे 23 सितंबर, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो आपकी इक्वेटर विषुवत जो रेखा है उसके ठीक ऊपर होता है। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर था,
अब आपके इक्वेटर पर है, भूमध्य रेखा या जिसे आप विषुवत रेखा कहते हो उसके बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब इक्वेटर पर वर्टिकल है। ठीक है ना, किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी गिर रही हैं। तो बेटा इसीलिए इन 2 दिनों में 2 डेज, कौन से 2 डेज, 21 मार्च एंड द सेकेंड 23 सितंबर। ठीक है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को इन 2 दिनों में दिन और रात की लंबाई पूरे विश्व में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इक्वल मतलब एक समान होगी। इसीलिए इसे इक्विनॉक्स या इसे विषुवत कहा जाता है। मतलब रात और दिन दोनों बराबर होंगे। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, अवधि 12 आवर्स 12 आवर्स। ठीक है ना, डे एंड नाइट। ठीक, और आगे बढ़िए। अब आ जाइए आप 22 दिसंबर पर। अब थोड़ा सोचिए, 22 दिसंबर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, मतलब अपने से लगाइए इंडिया से। तो दिसंबर में बेटे क्या होती हैं? सर्दियाँ ना, विंटर्स होती हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ विंटर्स है तो इट मीन्स साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर समर होंगी। तो आपके 22 दिसंबर जो है इस दिन, या 21 दिसंबर भी हम करते हैं, 21 या 22 को, सूर्य मकर रेखा होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो साउदर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है ना, उसके ठीक ऊपर होता है और दक्षिणी गोलार्ध सर्वाधिक प्रकाश प्राप्त करता है। लेकिन यह उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन हो जाएगा ना, क्योंकि 21 दिसंबर उनके लिए बड़ा है तो हमारे लिए छोटा। हमारे लिए बड़ा 21 जून था तो उनके लिए 21 जून छोटा। आपको उल्टा करके चलना है। ठीक है, इसीलिए बेटा आपके जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय कौन से? आपके ट्रॉपिक्स, इक्वेटर टू 23.5, इक्वेटर टू 23.5, साउदर्न और नॉर्दर्न, मतलब 0 डिग्री से ऊपर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री मतलब इक्वेटर से, और आपका नीचे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला जो पार्ट है आपका। ठीक है ना, जिसे हम उष्णकटिबंधीय कह रहे हैं, ट्रॉपिकल जो कह रहे हैं, ये एरिया वो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त होता है। ठीक है, विषुवत रेखा के इन चित्रों में। और जिससे आप जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर मीन्स नॉर्थ ऑनवार्ड्स या साउथ ऑनवार्ड्स, तो बेटा आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसोलेशन भी कम रिसीव हो रहा है। समझ गए? तो बेटे गर्मी सर्दी का एहसास हो गया, मतलब हर मौसम का आपने आनंद ले लिया है ना, विंटर्स का भी और समर्स का भी। ठीक है, पृथ्वी के साथ घूमते घूमते। अब देखिए, अब हम लगाते हैं समुद्र में डुबकी। ठीक है, बात करें हम एल्टीट्यूड और हाइट अबव सी लेवल, और डूब कर बाहर आते हैं। ठीक है, और एल्टीट्यूड पर मतलब ऊंचाई पर जाते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई लेना मतलब सी लेवल से, तल से। ठीक है, आपने ये पढ़ा था बेटा, कई बार हमने ये किया है आपके, और आपको माइंड में भी रखना है कि हम जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर मतलब वायुमंडल में ऊपर जाते हैं तो तापमान या टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, गिरता जाता है ना। और हमने ये भी किया था किस रेशियो में, क्या अनुपात होता है, किया था ना हमने एक चैप्टर में। तो यही हमें इसमें करना है कि सी लेवल से जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, और इसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या थी आपकी वो? टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर्स। इसे हमने तापमान की सामान्य ह्रास दर कहा था। ठीक है ना, या आप ये भी कह सकते हो कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो गिरता है। ठीक है, इसीलिए आपके जो स्थान ऊंचाई पर हैं या फिर माउंटेनियस एरियाज हैं वो आपके ठंडे होते हैं रादर देन प्लेन्स, मैदानों से। ठीक है, मैदान सबसे नीचे, मैदान के बाद फिर आपके प्लेटूज, फिर आपके माउंटेन्स। तो माउंटेन्स जो हैं वो आपके क्या, ठंडे रहेंगे, मतलब टेम्परेचर वहाँ कम होगा, तापमान वहाँ पर कम मिलेगा। और शायद बेटा यही रीज़न होगा कि समर्स के अंदर, इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो शिमला, कुल्लू मनाली इन स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये आपके जो ये मतलब स्थान जो हैं ये आपके क्या है, ऊंचाई पर है, समुद्र तल से ऊंचे हैं। तो दिल्ली की अपेक्षा अगर हम देखें तो शिमला का तापमान है वो आपको कम मिलेगा, दिल्ली में आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। ठीक, कम टू द नेक्स्ट बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र तट से दूरी। अभी तो हम समुद्र में डुबकी लगाकर ऊपर बाहर आए थे, अब हमें उससे दूर जाना है। ठीक है, समुद्र से हम जितना दूर जाते जाएंगे बेटा टेम्परेचर है वो उतना ही ज़्यादा आपका वेरिएशन होता चला जाएगा, या आप ये कह लो कि सीवियर या कठोर होता चला जाएगा। ठीक है ना, लैंड मासेज आर हीटेड एंड कूल मोर रैपिडली देन वाटर बॉडीज, डू यू नो वेल। बहुत अच्छी तरह से आप ये जानते हैं कि आपका जो लैंड मासेज या आपके जो भी स्थल भाग जो हैं वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। ठीक है, और इसीलिए बेटा द टेम्परेचर ऑफ द एयर रेस्टिंग ओवर ए लैंड मास डिफर्स मार्केटली फ्रॉम दैट ऑफ द एयर रेस्टिंग ओवर एन एक्सपेंस ऑफ वाटर इन द सेम लैटिट्यूड। मतलब एक ही अक्षांश के ऊपर समुद्र, मतलब पानी या वाटर बॉडीज़ हैं और वहीं पर लैंड एरिया है, तो दोनों में टेम्परेचर के अंदर आपको क्या डिफरेंस मिलेगा। ठीक है ना, ग्रेटर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर आर फेल्ट ओवर द लैंड देन ओवर द ओशंस। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, टेम्परेचर ऑफ मुंबई इज़ मोर यूनिफॉर्म देन दैट ऑफ दिल्ली। ठीक है ना, मुंबई का तापमान है वो आपको क्या, सम मिलेगा बजाय किसके, दिल्ली के। क्यों? बिकॉज मुंबई इज़ लोकेटेड एट द सी कोस्ट।
कि आपका जो मुंबई है वो कहाँ पर है, आपके समुद्र के पास स्थित है, ठीक है ना, आपके तट के पास है, इसलिए मुंबई के तापमान में कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि पास में सागर है। तो मैंने आपको बताया था ना कि पानी देर से गर्म देर से ठंडा होता है, तो ना तो वो पूरी तरह गर्म हो पाया बेटा, ना वो पूरी तरह ठंडा हो पाया, ठीक है। इसीलिए क्या वहाँ पर जो हवाएं चलती है वो भी उसमें क्या सम बनी रहती है, मतलब टेम्परेचर को लगभग बराबर सा बनाए रखती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती कोस्टल एरियाज़ पर। वो स्थान जो कोस्ट मतलब तट पर, समुद्र तट पर स्थित है। और जैसे जैसे समुद्र तट से हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ही आपकी गर्मियों में अधिक गर्मी और आपकी सर्दियों में अधिक सर्दी होती जाएगी।